जैसे बम्बई में बिना बादल के बरसात हो जाती है, ऐसे ही लालू के बेटे की बात हो जाती है। और उस बड़ी मीटिंग में उन्होंने कांग्रेस की गिट्टी उतार के फेंक दी। और आत्महत्या केवल बीएलओ बनने की वजह नहीं हो सकती, आत्महत्या करने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पीडीए का मैं उनका पूरी फॉर्म बता दूं, परिवार डेवलपमेंट एसोसिएशन। जब अखिलेश यादव जी अपने पिताजी के नहीं हुए, आपने देखा होगा कि जब पार्टी खटाखट फटाफट चली इनकी, तो खटाखट फटाफट से ये जा भी रहे हैं, खटाखट इतनी तेजी से। अखिलेश यादव की समाजवादी एंड कंपनी और राहुल गांधी की कांग्रेस एंड कंपनी नहीं है। चयन सेवा आयोग की लिस्ट एक निकली थी, तो उसमें 80-90% इनके रिश्तेदारी थे। कुर्मी समाज ने एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया, और भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशी दिए थे वो ब्राह्मण जाति से थे। आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान बदल देंगे, ये जो झूठ फैलाया गया। कुर्मी समाज में हमको कुर्मी होने पे गर्व है। मैं जब 8 वर्ष का था तो मैंने पहली बार शाखा लगाई, मैंने पहली बार ध्वज प्रणाम किया। एक ऐसा कैंडिडेट था जिससे टिकट के नाम पे 1 पैसा नहीं लिया गया। विश्व की पहली बायोफ्यूल की रिफाइनरी हमारे पीलीभीत में 450 एकड़ में। आपके पास ये आंकड़ा कहाँ से आया कि 77 चीनी मिलें बंद हैं? मानकर नहीं, मैं युवा हूँ, कि युवा साथियों से कहना चाहता हूँ कि एक असफलता, कहते हैं कि दिल्ली की कुर्सी उसी पार्टी को नसीब होती है जिसके पास यूपी की सत्ता हो। तो एक अहम प्रदेश जहां डबल इंजन की सरकार है, ऐसी सरकार जो अपराध को खत्म, दंगों की इति और माफिया को मिट्टी में मिलाने की पैरवी करती है, तो उसी सरकार से आने वाले एक चर्चित, हंसमुख और युवा, इसके अलावा विधायक और मंत्री संजय सिंह गंगवार जी हमारे बीच हैं। एक ऐसे नेता जो जनता के बीच संजय भैया के नाम से भी मशहूर हैं और मुख्य रूप से युवाओं के बीच। तो ऐसे नेता जो अपने शहर पीलीभीत में मेडिकल कॉलेज लेकर आए, खमीर की फैक्ट्री लेकर आए। ऐसे नेता जो अपना फ़ोन खुद उठाते हैं, अपनों की पैरवी में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं और ज़रूरत पड़ने पर अधिकारियों से भी सख्त हो जाते हैं, जिन्हें पार्टी ने हाल फिलहाल में कई बड़ी और अहम जिम्मेदारियां दी, जैसे कि विधानसभा बिहार का चुनाव, और वो पार्टी की उम्मीदों पर खरे भी उतरे। तो इसके बाद मैं अपने साथी नुपेंद्र सिंह और मेरे विश्वविद्यालय के दिनों के साथी, उनसे निवेदन करूंगा कि वो आगे की जिम्मेदारी संभालें। आप सभी को नमस्कार। आम तौर पे इस चैनल पे जो भी आपने पॉडकास्ट देखे होंगे वो थोड़ा ऐसा होगा कि पूछने वाला एक व्यक्ति और जवाब देने वाला एक व्यक्ति। ये पहला ऐसा पॉडकास्ट है जहां पूछने वाले 2 हैं और जवाब देने वाला एक व्यक्ति। तो ये जो पॉडकास्ट है ये संभव हो पाया है हमारे साथी विभव जी की वजह से, इसके लिए उनका धन्यवाद। और सबसे बड़ा धन्यवाद हमारे मंत्री जी के, जो कि आज के हमारे गेस्ट हैं, क्योंकि उनके इस बहुमूल्य समय से ही ये पॉडकास्ट संभव हो पाया है। तो अब मैं चाहूँगा अपने साथी से कि ये पॉडकास्ट आगे बढ़ाएं और इसकी जिम्मेदारी मैं उन्हें सौंपता हूँ। तो जैसा कि हमारे पॉडकास्ट में एक अनकही परंपरा रही है कि सर, हम हर पॉडकास्ट की शुरुआत उसी सवाल से करते हैं कि कैसे हैं आप और कैसी है आपकी सेहत। मैं सबसे पहले आपके सभी जितने लोग आपके चैनल से जुड़े हैं न्यूज़ गैंगस्टर के, उन सभी श्रोताओं का धन्यवाद करता हूं। विभव जी आपका धन्यवाद करता हूं, नुपेंद्र जी आपका भी धन्यवाद करता हूं। जहां तक मेरी सेहत से जुड़ा सवाल आपने पूछा, तो जिस देश के प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जैसे फिट और ऊर्जावान हो, तो उस देश के युवाओं को अपने आप ही ऊर्जा मिलती है और वो अपने आप ही उनको देख करके फिट रहते हैं। तो मैं फिट हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, मैंने सुना कि पीलीभीत की बहनों ने अपने विधायक भाई को लगभग 5000 राखियाँ बांधी। ये जो 5000 राखियों का आंकड़ा है, ये आपके पास करेक्ट नहीं है। 8630 राखियाँ पीलीभीत की बहनों ने मुझे बांधी, और जो हर वर्ष बांधती हैं। कोविड का काल का टाइम था, तो कोविड के टाइम पे हम लोगों ने, कोविड से पहले तो वो बांधने आती थी, लेकिन कोविड के टाइम पे हम लोगों ने पोस्ट और कुरियर के द्वारा ये शुरू किया। लोगों को मैंने निवेदन किया, बहनों को अपनी, कि आप लोग आती हो, समय बहुत ख़राब होता है, तो आप लोग कुरियर या पोस्ट के द्वारा भेज दीजिए, या मैं स्वयं भी उन बहनों से राखियाँ मंगवा करके बंधवाता हूँ। और एक भाई होने का
पूरा दायित्व भी निभाता हूँ। तो भैया आज की जो ये बात है, हम लोग बिहार चुनाव से शुरू करते हैं। तो बिहार चुनाव में आपका प्रवास रहा कुल 40 दिनों का। नहीं, 46 दिन का प्रवास, 46 डेज। तो कैसा था अनुभव आपका बतौर मंत्री? आपको पार्टी से ये जिम्मेदारी मिली थी, क्या कुछ आपके लिए चैलेंजेस थे और क्या कुछ आपको नया मिला वहाँ पे? देखिए, पार्टी में सभी कार्यकर्ता हैं, हम सबके नेता परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, संगठन के नेता आदरणीय नड्डा जी हैं, और उत्तर प्रदेश में हमारे नेता योगी आदित्यनाथ जी हैं। हम लोग तो सब सामान्य साधारण से कार्यकर्ता हैं। पार्टी जो जिम्मेदारी देती है वो पार्टी अपने कार्यकर्ता को देती है, ना कि किसी मंत्री को। मंत्री और ये सब तो बहुत छोटी चीज़ें, मैं इन चीज़ों के बारे में ना कभी सोचता हूँ, ना मुझे कभी इन सब चीज़ों का आज तक मंत्री बन के ये लगा कि मैं मंत्री हूँ। बस इस पे ज़रूर गर्व और गौरव अनुभव करता हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण सा कार्यकर्ता हूँ, और जहाँ पार्टी के लिए आवश्यकता होती, जो पार्टी मुझे काम देती है, वो पूरी तन्मयता के साथ, पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ उस कार्य में जुट जाता हूँ और उसका परिणाम भी अच्छा देने का काम करता हूँ। सर, जैसा हाल फिलहाल के जो पॉलिटिकल ट्रेंड रहे हैं, ये बात तो सभी मानते हैं, माननी पड़ेगी कि भाजपा का जो चुनावी प्रबंधन है वो देश की किसी भी पार्टी से फिलहाल बेहतर है, +1 है। और बिहार के जब चुनाव परिणाम आए तो ये बात एक बार फिर साबित हुई। तो क्या अभी के जो स्थितियां हैं उसको देखकर आपको ये लगता है कि पार्टी बंगाल के विधानसभा चुनाव में भी आपको जिम्मेदारी दे सकती है? मैंने क्या बताया कि मैं पार्टी का एक निष्ठावान ईमानदार कार्यकर्ता हूँ। पार्टी मेरी माँ है, और माँ जो जिम्मेदारी सौंपती है, बेटा उस जिम्मेदारी को बाखूबी ईमानदारी से निभाता है। पार्टी को अगर लगेगा कि मुझे बंगाल भेजना चाहिए तो मैं बंगाल निश्चित रूप से जाऊंगा, और जो जिम्मेदारी देगी उस जिम्मेदारी को भी पे पूरी तरह से खरा उतरने का भी काम करूंगा। बिहार चुनाव के दौरान हमने आपके कई रैलियां देखी जिसमें अमित शाह जी भी मौजूद थे, तो मुलाकात हुई उनसे? जी, माननीय गृह मंत्री जी हम सबके संरक्षक हैं और मेरे तो अभिभावक भी हैं। कुछ अलग बात उन्होंने आपसे कही हो या कुछ एक निर्देश दिया हो? वो हमारे नेता हैं, अभिभावक हैं, और हमेशा वो मेरे लिए ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के देश में जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सबके लिए नई ऊर्जा प्रदान करने का काम करते हैं, और वो खुद भी इतने ऊर्जावान हैं कि हमेशा के चेहरे पे कोई आपने थकान नहीं देखी होगी, और ना कभी उनको ऐसा देखा होगा कि कहीं बहुत घबराहट सी उनके चेहरे पे या कोई इस तरह की स्थिति नहीं आती। कुछ ऐसा आपने नोटिस किया जो आम जनता को ना पता हो, कुछ अलग, मतलब जो आपने हट के कोई चीज़ ऐसी देखी हो उनकी? देखिए, उनसे काम करना हम लोगों ने सीखा है। संगठन के वो कुशल शिल्पी भी हैं, संगठन और पार्टी को के एक तरह से मैं तो बोलूँगा कि पार्टी में बैकबोन का काम करते हैं, और वो हम जैसे कार्यकर्ताओं को सिखाते हैं कि कैसे काम करना है, बूथ स्तर पर जा कर के बूथ के ऊपर कैसे समन्वय बिठाना है, ये सब चीज़ें हम लोगों को सिखाते हैं और हम लोग सीखते हैं। आपका सोशल मीडिया देख रहा था मैं, और स्पेशली इंस्टाग्राम और फेसबुक, तो मुझे एक तस्वीर और एक क्लिप भी दिखी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम मोहन यादव जी के साथ। तो उनसे ऐसी क्या बात हो रही थी कि आप लोग बड़े खुश नज़र आए? बिहार चुनाव में जब हम लोग गए तो बिहार चुनाव में जो हमने जनता में एनडीए के प्रति करंट देखा, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में जो जनता के अंदर करंट था, उस करंट को हम लोग भाप चुके थे, और हमको ये पता था कि हम लोग यहाँ प्रचंड बहुमत की सरकार में वापस आ रही है एनडीए। तो वही हम लोग बात कर रहे थे। उधर बिहार में जंगल राज लाने वाले लालू प्रसाद यादव के नौमी फेल बेटे की
चर्चा कर रहे थे कि ये किस तरह के बयान देता है। बिना, जैसे बम्बई में बिना बादल के बरसात हो जाती है, ऐसे ही लालू के बेटे की बात हो जाती है कि किसी बातों का कोई सेंस नहीं, कोई मतलब नहीं, सेंसलेस बात करते हैं वो। तो हम लोग उन्हीं बातों पे चर्चा करते करते हंस रहे थे और ये चुनाव जीत का अपना जश्न भी मना रहे थे कि हम लोग चुनाव में एक लंबे मार्जिन से सब जीतने वाले हैं। सियासत में एक प्रसिद्ध मुहावरा है, नमाज पढ़ने गए और रोज़े गले पड़ गए। बिहार की फूलपरस विधानसभा, कांग्रेस नेता ज्योति झा का आवासीय कार्यालय, बैकग्राउंड में राहुल गांधी की तस्वीर। तो ये दुर्घटना थी, संयोग था या प्रयोग था, क्या था? देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसी विभव जी कि हम देखते हैं कि कोई सामाजिक क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा है, उसको अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा। जहाँ तक आपने ज्योति झा का नाम लिया, तो ज्योति झा के बारे में जब मुझको पता चला, और वो लंबे समय से कांग्रेस में थे, कुछ समय के लिए आरजेडी में भी गए और आरजेडी के बाद फिर कांग्रेस में वापस आ गए। उन्होंने कांग्रेस में एक बहुत बड़ी रैली भी करी। मुझे जब पता चला और जब मैंने उनके ऊपर थोड़ा सा स्टडी करी, तो मुझे लगा कि फूलपरास और बिहार की फूलपरास विधानसभा एवं मधुबनी जिले के लोगों को ज्योति झा जैसा नेता अगर बीजेपी ज्वाइन कर लेता है, उसको अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है, तो निश्चित रूप से लोगों के लिए काम अच्छा होगा। मैं उनसे मिला, मेरी उनसे बातचीत हुई, हमारी उनकी विचारधारा सेम थी। मैंने कहा, कांग्रेस में आप क्यों रहना चाहते हैं? क्या हमसे कोई बीजेपी वाला आया, हम तो बीजेपी में जाना चाहते, कोई हमारे पास तो बीजेपी वाला आया नहीं। तो मैंने कहा, मैं तो आया हूँ। तो फिर हमारी बातचीत हुई और बातचीत के बाद ज्योति झा ने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ एक मीटिंग रखी। मैंने पार्टी के जो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष जी थे उनको बताया, संगठन मंत्री जी को बताया, और बताने के बाद फिर एक बड़ी पार्टी एक मीटिंग हुई और उस बड़ी मीटिंग में उन्होंने कांग्रेस की गिट्टी उतार के फेंक दी और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ज्वाइन की। अब वो भारतीय जनता पार्टी में पार्टी के एक वरिष्ठ नेता है। बात अभी यही बिहार चुनाव की है। मैं अभी जब आपके बारे में रिसर्च कर रहा था और कुछ मैंने बिहार चुनाव को लेकर भी रिसर्च करी, तो मुझे ये पता चला कि आपको 10 विधानसभाओं का प्रभारी बनाया गया था। उसमें से 2 ऐसी विधानसभाएं थीं जहां पे ये हो रहा था कि ये तो जीत ही नहीं सकते। तो वहां पे ऐसा आपने क्या करिश्मा किया कि जीत दिलाई पार्टी को, या क्या ऐसा जादू आपने चलाया? देखिए, हम लोग पार्टी में जब काम करते हैं और सीनियर लीडर से हम लोग सीखते हैं, ये जीवन पूरा सीखने के लिए है। कोई भी अगर आपको कोई भी चुनाव में ये कह दे, कोई भी चीज़ व्यक्ति के जीवन में असंभव नहीं है, ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया। ऐसे ही चुनाव जीतना, हम जितनी सीटों पर लड़ रहे हैं, हम सब सीटें जीत सकते हैं और जीती हैं। हाँ, तो वो कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। अगर प्रयास किया जाए और सबको साथ लेकर के चला जाए तो सब चीज़ें संभव है। हमने वहाँ सबको साथ लिया, सबको जोड़ा, और सबको जोड़ने के बाद अच्छा सा समन्वय बना करके वो सीटें भी लंबे अंतर से हमारी जीतने का काम किया। अच्छा, एक चीज़ और, अभी देश में एसआईआर का मुद्दा बहुत ही प्रचलित है, मतलब वो प्रोसेस बहुत गहराई से चल रहा है। तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये है कि अभी 15 बीएलओ से ज़्यादा की जो है आत्महत्या की खबर आई है सामने। तो इसको रोकने के लिए पार्टी क्या कुछ कर रही है? देखिए, ये चुनाव की प्रक्रिया से ये जुड़ा मामला है और चुनाव आयोग से जुड़ा प्रकरण है। जहाँ तक चाहे बीएलओ की हो, जिसकी जो ड्यूटी हो, मेरी ड्यूटी जनता की सेवा करने की है तो वो ईमानदारी से करनी चाहिए। आपका काम जनता को सच दिखाने का है तो वो ईमानदारी से करना चाहिए। ऐसे ही बीएलओज़ का काम ईमानदारी से वोटर लिस्ट को एसआईआर के द्वारा सही करने का पुनरीक्षण अभियान चल रहा है। तो उसमें
कुछ इस तरह की चीज़ें हुई हैं, इसे कोई राजनीतिक रूप ना दे करके, ये तो एक घटना है, हो गई, किसी के साथ भी हो सकती है। लेकिन मतलब 15 से अधिक बीएलओ का मौत होना, मतलब आत्महत्या करना ये तो बड़ी चीज़ है। आत्महत्या करना मैं समझता हूँ इससे बड़ी कायरता कोई नहीं। और आत्महत्या केवल बीएलओ बनने की वजह नहीं हो सकती, आत्महत्या करने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ये तो एक जांच का विषय है कि किन कारणों से आत्महत्या होती है। देश में विपक्ष के 2 नेता बड़े चर्चित हैं, पहले अखिलेश यादव, दूसरे राहुल गांधी। दोनों में बेहतर आपको कौन लगता है? अगर दोनों में से किसी एक का चुनाव करना हो तो किसका करेंगे? मुझे दोनों में से कोई भी बेहतर नहीं लगता, क्योंकि एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है। दोनों एक जैसे हैं, दोनों की विचारधारा एक जैसी है। दोनों ने, एक ने देश को लूटने का काम किया, एक ने प्रदेश को लूटने का काम किया। दोनों को देखिए, दोनों में बहुत समांतर हैं, दोनों में बहुत फर्क नहीं है। वहाँ से चलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अब उसके आगे की जनरेशन की वो अपने तैयारी कर रहे हैं। ऐसे ही श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव, अखिलेश यादव, अक्षय यादव और डिम्पल यादव, और ये दोनों एक परिवारों की पार्टियां। ये देश का भविष्य, देश का भला, नौजवानों का भला, माँ बहनों का भला कभी नहीं कर सकते, ये राष्ट्र का भला कभी नहीं कर सकते। इनको सिर्फ अपने परिवार की चिंता है। ये कुर्सी के लिए सत्ता चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के लिए काम करती है। लेकिन जैसे वो लोग तो बोलते हैं कि हम पीडीए की राजनीति बना रहे हैं, हम समतामूलक समाज बनाना चाहते हैं। पीडीए का मैं उनका पूरी फॉर्म बता दूं, परिवार डेवलपमेंट एसोसिएशन है वो, जिसमें उनके परिवार का विकास होता है। आप देख लीजिए, इस समय पार्लियामेंट में ही उनके डिम्पल यादव, अखिलेश यादव, अक्षय यादव और धर्मेंद्र यादव और शिवपाल जी का बेटा, उसका भी आदित्य यादव, एक ही परिवार के 5, 6, 7 लोग पार्लियामेंट में हैं। और चाचा शिवपाल यादव यहाँ हैं विधानसभा में। दूसरी बात कि ये जब अखिलेश यादव जी अपने पिताजी के नहीं हुए, आपने देखा होगा कि जब पार्टी टूटी, तो ये उत्तर प्रदेश की जनता के क्या होंगे? अगर मैं अपने भाई का ही सगा नहीं होऊंगा, मैं अगर अपने पिताजी का ही सगा नहीं होऊंगा, तो फिर मैं प्रदेश की जनता का क्या सगा होऊंगा? ये तो केवल फेक न्यूज़ चलाना, इस तरह के झूठे आरोप लगाना। लेकिन लोकसभा में आप देखिए ना, उनको सीटें उनकी बढ़ी। देखिए, लोकसभा में कुछ कारण ऐसे रहे कि जो इन लोगों ने एक झूठ फैलाया, झूठ के भ्रम में जनता आ गई। लेकिन जनता ने बाद में उस सब चीज़ों को पहचाना। इन लोगों ने संविधान को हाथ में ले करके, चाहे ऊपर कुछ और पन्ने हों, ऊपर लिख लिया देश का संविधान, तो पीछे का पन्ना लगा लिया। ये नहीं पता होगा कि देश के संविधान में कितने पेज हैं, तो वो कभी पढ़े नहीं होंगे, उसकी प्रस्तावना नहीं पढ़ी होगी। तो वो इन लोगों ने लगा करके और जनता को गुमराह करने का काम किया कि ये लोग देश का संविधान ख़त्म कर देंगे, बदल देंगे, ये कर देंगे। तमाम झूठे प्रोपगंडे लगाए, खटाखट फटाफट चली इनकी, तो खटाखट फटाफट से ये जा भी रहे हैं उतनी तेज़ी से। आज उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो गठबंधन की सरकार चल रही है, मैं कह सकता हूँ पूरे विश्वास के साथ कि वो सबके हित में काम कर रही है, सबका साथ सबका विकास के रूप में काम कर रही है। यही जब अखिलेश यादव की सरकार थी 2012 से 17 में, ये मुख्यमंत्री थे, तो यही हजरतगंज चौराहे पर शुक्र वाले दिन जाम हो जाया करता था। लोग चौराहे पर नमाज पढ़ना शुरू कर देते थे, बच्चे जाम में फंसते थे, एम्बुलेंसेज जाम में फंसती थी, सामान्य महिला जो जा रही हैं वो जाम में फंसते थे। ऐसा कोई चौराहा नहीं था प्रदेश का कि जिस चौराहे पे सड़क पे नमाज ना पढ़ी जाती हो। उसको बंद करा करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परमादरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि नमाज पढ़ने की जगह सड़क नहीं है,
मस्जिद में जाके नमाज पढ़िए। तो अब यूपी के लोग नहीं चाहते कि हमारी सड़कें नमाजियों से घिरी हों, दंगा फसाद हो, भाई भाई का दुश्मन हो। मुजफ्फरनगर कांड लोग भूले नहीं हैं अभी। अभी आपने एक बड़ा अच्छा शब्द कहा, एक क्या दो शब्द, खटाखट फटाफट। और आपने कहा कि विपक्ष इसी तरह से सत्ता से बाहर भी जा रहा है धीरे धीरे, लेकिन इतनी ही रफ्तार से भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं मिल रहा है, और कब मिलेगा, तो कब तक मिलेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है ये एक विचार है। भारतीय जनता पार्टी का एक बोर्ड है। इसमें कोई व्यक्ति निर्णय नहीं करता, इसमें पार्टी निर्णय करती है। ये अखिलेश यादव की समाजवादी एंड कंपनी और राहुल गांधी की कांग्रेस एंड कंपनी नहीं है कि जो एक पर्ची लिख करके वहाँ से निकली और वो हो गया। यहाँ पूरा लोग बैठते हैं, चर्चा होती है, उस पर मंथन होता है, विचार विमर्श होता है, फिर जाकर के पार्टी की चीज़ें तय की जाती हैं। और इस समय भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। कुर्मी समाज की पहचान मेहनत, किसानी और ईमानदारी से होती रही है, और यूपी में ये जो जाति है ये एक बड़ा वोट बैंक भी है। तो ऐसे में 2024 के जो लोकसभा चुनाव थे उसमें जो कुर्मियों का वोट बैंक था वो बेहद निर्णात्मक भूमिका में नज़र भी आया। इस पर आपका क्या मत है, और जो भविष्य में लोकसभा चुनाव होंगे उसमें इस वोट बैंक की भूमिका को कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं उस समय से आपको बताता हूँ जिस समय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे। बेनी प्रसाद वर्मा जी एक बड़ा चेहरा थे कुर्मियों का इस क्षेत्र में, बाराबंकी से। हम लोग उस समय छोटे थे, लेकिन राजनीति को दूर से देखते थे, समझते थे। कुर्मियों को लगा कि समाजवादी पार्टी में हम जाएंगे, हमारा भला हो जाएगा, उनको वोट दे दिया, उनके साथ जुड़ गए। और जब उनके साथ जुड़े तो उनको अपने आप को ठगा सा महसूस करने लगे। उसके बाद फिर जब 2007 का चुनाव आया तो कुर्मियों ने सोचा कि इसको छोड़ो, मायावती को देख लो। बहुजन समाज पार्टी में कुर्मियों ने वोट किया। बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन गई प्रदेश के अंदर। सरकार बनने के बाद कुर्मियों को वहाँ भी ठगा सा महसूस होने लगा, अपने आप को करने लगा। जब 2012 का चुनाव आया फिर उनको लगा कि शायद अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने की चर्चा चल रही थी कि ये नए युवा हैं, कुछ करेंगे। नारा भी था एक नई हवा है, नई सपा है। नई हवा है, नई सपा है, लेकिन वो हवा भी निकल गई और वो सपा भी खत्म हो गई, वो सपा तो साफी हो गई। तो इन्होंने भी कुर्मियों का शोषण करने के अलावा, ओबीसी का शोषण करने के अलावा कुछ नहीं किया। एक जाति विशेष के लोगों को तो आगे बढ़ाया, कुछ लोगों को, चंद अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार के लोगों को, उनको तो आगे बढ़ाया, लेकिन किसी बैकवर्ड से जुड़ी और किसी जाति को इन्होंने कभी आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि फंसाने का ही काम किया। कई सारे उदाहरण हैं सामने। आप देखिए कि जब चयन सेवा आयोग की लिस्ट एक निकली थी तो उसमें 80-90% इनके रिश्तेदारी थे। उसके बाद जब 2014 का चुनाव आया, 2014 के चुनाव में फेस थे पीएम का परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। लोगों ने आदरणीय मोदी जी पे भरोसा किया, विश्वास किया, और मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद सबका साथ सबका विकास का एक नारा दे करके अपनी सरकार को चलाया और सबको साथ लेके चले। 2017 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ। कुर्मी समाज ने एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया। प्रचंड बहुमत की सरकार बनी। मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी बने। 5 साल हम लोगों ने अच्छा काम किया। 2022 का फिर चुनाव आया। 14 के बाद 19 का चुनाव आया। 19 के चुनाव में भी उत्तर प्रदेश के सारे कुर्मी जाति के लोगों ने, ओबीसी सभी लोगों ने मिलकर के फिर नरेंद्र मोदी जी पे भरोसा किया और उनको दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और हम लोग उत्तर प्रदेश जीते। फिर 22 का चुनाव आया
विधानसभा का। 22 के चुनाव में भी कुर्मी बीजेपी से संतुष्ट था और उन्होंने सब लोगों ने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया और बीजेपी में की पूर्ण बहुमत की सरकार 22 में भी बनी। फिर 24 को चुनाव आता है। 24 के चुनाव में भी लोकसभा का 24 के चुनाव में भी कुर्मियों ने बीजेपी को वोट किया। लेकिन 8 सांसद उधर चले गए। नहीं, मैं दूसरी बात बोल रहा हूँ। मेरा पीलीभीत देख लीजिए। पीलीभीत में तो समाजवादी पार्टी ने जो प्रत्याशी दिया था वही कुर्मी जाति से थे और भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशी दिए थे वो ब्राह्मण जाति से थे। तो वहां पर सारे कुर्मियों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, ना कि बिरादरी में गए। और वहां उत्तर प्रदेश में 7वें नंबर की जीत 1.5 लाख से ज़्यादा वोटों से हम लोगों ने वो सीट जीती पीलीभीत की। बरेली की सीट हम लोगों ने जीती। आप लखीमपुर चले जाइए, लखीमपुर में कुर्मी ने वोट बड़े संख्या में भारतीय जनता पार्टी को किया, जबकि सपा से वहाँ भी कुर्मी कैंडिडेट थे। वहाँ तो कुर्मी कैंडिडेट ही थे। हाँ, कुर्मी कैंडिडेट सपा से थे, लेकिन बीजेपी को वोट किया, बीजेपी से ब्राह्मण कैंडिडेट थे। धौरेरा में आदरणीय रेखा वर्मा जी लड़ रही थी, वहाँ भी कुर्मियों ने एकजुट होकर के वोट किया। सीतापुर में भी कुर्मियों ने एकजुट होकर के वोट किया। बट कहीं ना कहीं परिणामों में इसका थोड़ा सा अंतर दिखाया, मतलब देखा जा सकता है। मैं ये जो झूठ फैलाया गया, आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान बदल देंगे, ये जो झूठ फैलाया गया, इस झूठ में कुछ वोटर हमसे ज़रूर उस झूठ में फंस गया और वो उसके बाद के जितने चुनाव हुए जो वो झूठ का लोगों को समझ में आ गया, तो हम उसके तुरंत बाद लोकसभा के तुरंत बाद हरियाणा का चुनाव हुआ, हरियाणा जीते। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, महाराष्ट्र जीते। महाराष्ट्र के बाद दिल्ली का चुनाव हुआ, दिल्ली जीते। दिल्ली के बाद बिहार का चुनाव हुआ, बिहार जीते। तो झूठ बहुत दिन नहीं चल सकता। इन लोगों ने जो मिल करके झूठ फैलाया, पप्पू और टप्पू ने। जैसे बिहार चुनाव हो या उत्तर प्रदेश हो, तो यहाँ पे आपको एक बड़े कुर्मी चेहरे के हिसाब से अब देखा जा रहा है। तो जाति समीकरण तो सच चुका है, लेकिन अभी भी अखबार में कुछ हेडलाइनें ऐसी आती हैं जहाँ दलित और पिछड़ों का उत्पीड़न देखा जा रहा है। तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? और जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले बात करी कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत दुरुस्त है इस सरकार में, योगी जी की सरकार में, तो जब एक दलित और पिछड़े के उत्पीड़न की बात आती है तब वो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या पाते हैं आप? देखिए, मैं जहाँ तक बताऊँ कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, वो एक योगी हैं। योगी होता है, संत होता है। उनको जातियों के जाल में हमको नहीं फंसाना चाहिए। वो योगी हैं, सबके हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं और उनके मुख्यमंत्री रहते हुए किसी की इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी औकात नहीं है कि वो किसी का शोषण कर ले, किसी भी जाति का शोषण कर ले या कहीं गुंडाई कर ले। तो जहाँ तक दलित और ओबीसी की जो आपने बात करी, दलित और ओबीसी दोनों की जहाँ पे बात आती है, अगर कुछ इस तरह का कोई घटना होती है तो हमारा कानून के दायरे में रह करके कानून अपना काम करता है, अपराधियों को सजा भी मिलती है। एक सवाल मेरा आपके ही इसी जवाब से आया है। जैसे आपने कहा योगी जी योगी हैं, तो जब बात होती है, एक इंटरव्यू में उन्होंने देखा कि उन्हें क्षत्रिय होने का गर्व है, तो आपको अपनी जाति में गर्व है इस चीज़ में? देखिए, जो हम लोग किसी ना किसी जाति में तो जन्म लेंगे ही। तो उन्होंने क्षत्रिय जाति में, उनका ईश्वर ने उनको जन्म दिया, तो उनको क्षत्रिय होने की जाति पर गर्व है। हमको भी, हम कुर्मी समाज में है, हमको कुर्मी होने पर गर्व है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम तो सनातनी हैं, हमें तो सनातनी होने पर गर्व है। सर, जैसा कि चाय भी आ गई है, तो एक सवाल इस पर भी मुझे लगता है होना चाहिए कि अब आपका शेड्यूल तो बड़ा टाइट रहता होगा बतौर मंत्री, तो जब कभी भी थोड़ा बहुत समय मिलता है तो उसमें क्या करना पसंद करते हैं? मतलब आपकी हॉबीज़ क्या हैं? और हिट फिट भी आप एकदम हैं? जब मुझे टाइम मिलता नहीं, टाइम अपने लिए निकाला जाता है। जो काम करने का टाइम है उसमें से थोड़ा सा टाइम निकालना वो ज़रूरी है।
लेकिन काम का समय पूरा काम का। नींद थोड़ी कम कर लो, थोड़ा देर समय वॉशरूम से बचाओ, थोड़ा समय तैयार होने से बचाओ, ऐसे करके एक समय बच जाता है और उस समय में मैं एक्सरसाइज करना पसंद करता हूँ। ओके। खाने पीने में आपको क्या पसंद है? नॉर्मल सा सब कुछ, कोई ऐसा स्पेशल नहीं। मतलब अगर स्पेसिफिक कोई डिश की अगर बात करी जाए जो आपकी फेवरेट हो? देखिए, मैं एक किसान के घर में मैंने जन्म लिया, कुर्मी समाज में मैं पैदा हुआ और बहुत साधारण से परिवार में मैं पल बढ़ के बड़ा हुआ। तो वहाँ कोई ऐसी कोई चीज़ बचपन से ऐसा कुछ रहा नहीं कि कुछ स्पेशल ही हो, लेकिन वेज खाना मुझको पसंद है। नॉनवेज नहीं? नॉनवेज खाने वालों को मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग नॉनवेज खाते हैं, मैं उनको ये नहीं कहता कि उनके नॉनवेज खाने पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन हिरन है घास खाती है, तेज दौड़ती है। हाथी है गन्ना खाता है, ज़्यादा ताकतवर है। तो ऐसे ही जो हमारे वेजिटेरियन चीज़ें हैं उनमें भी बहुत प्रोटीन सब कुछ है, दालें हैं प्रोटीन की हैं, सब चीज़ें हैं, तो उसी से हमें सब कुछ मिल जाता है। तो हम तो शाकाहारी खाना पसंद करते हैं। बात कर लेते हैं आपके जो पिछला लोकसभा चुनाव था उसकी। ऐसी विधानसभा पीलीभीत जहां 30% आबादी मुस्लिम है, 36%। 36%, 30 से 35% लगभग, और पूर्व विधायक वहां सपा के रहे रियाज अहमद। और जिस दौर में आपकी पार्टी के प्रवक्ता ये कहते हैं, और बिहार से आते हैं वो प्रवक्ता, कि मुस्लिम उम्मीदवारों के टिकट देने से जब मुस्लिम उम्मीदवारों को जब टिकट दिए जाने का सवाल पूछा जाता है तो साफ साफ कहते हैं कि नहीं देंगे। तो ऐसे माहौल में और ऐसे समीकरण के साथ एक मुस्लिम दूसरे नंबर के सबसे मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्र में जीत कैसे सुनिश्चित हुई? देखिए, मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को अपना परिवार मानता हूँ जी। वैसे तो पूरा उत्तर प्रदेश और पूरा देश मेरा परिवार है, लेकिन जहाँ से मैं जीत के आता हूँ, जहाँ जिस लोगों के वजह से मेरी एक पहचान मुझे मिली है, वो मेरा अपना परिवार है। मेरे 3 भाइयों का परिवार मेरा अपना परिवार नहीं है। मेरे माँ बाप हैं, मेरे पत्नी है, बच्चा है, वो तो है ही है, लेकिन मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी भी मेरा परिवार है। मैं उसी हिसाब से काम करता हूँ और उसमें सबके लिए काम करता हूँ, और जब सबके लिए काम करता हूँ तो फिर परिणाम भी सबका, जब मेरा टाइम आता तो लोग मेरे लिए भी सब लोग मिलकर काम करते हैं। इस बीच आपका काफ़ी जनसभाओं में रहना हुआ, काफ़ी बड़े नेताओं से भी मुलाकात हुई होगी, तो अमित शाह जी या राजनाथ जी, किसी ने कोई ऐसा आपको आश्वासन दिया कि कद बढ़ाने को लेकर या फिर पार्टी में जिम्मेदारी बढ़ाने को लेकर, ऐसा कुछ? नहीं, कोई नहीं, हमारी पार्टी में कुछ बताने और कहने की आवश्यकता नहीं होती। जो जिस योग्य होता है उसको अपने आप ही पार्टी दे देती है काम के आधार पर। आपके भाई साहब विजय सिंह गंगवार, और भाई आपने जिक्र भी किया कि आपके 3 भाइयों का परिवार आपका परिवार नहीं है, जो आपके क्षेत्र के लोग हैं वो आपका परिवार है, लेकिन उनकी जो आपके चुनावी अभियान में भूमिका थी, खासकर क्रियान्वयन और प्रबंधन में, वो बड़ी अहम थी, और कहा जाता है कि आपकी जीत में वो एक अहम भूमिका की तरह था। तो उनसे कैसी बॉन्डिंग है और चुनाव में उनकी क्या भूमिका थी? हम तीनों भाइयों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, और मेरे परिवार में जो पूरी विधानसभा में परिवार में जो मेरे भाई हैं, हम सब में अच्छी बॉन्डिंग है। बस वो योजना बनाते थे बैठ करके, जो ऊपर से निर्देश मिलते थे पार्टी की तरफ से, उनको फॉलो हम सब लोग मिलकर करते थे। और निश्चित रूप से उसने चुनाव में बहुत मेहनत करी, एक रणनीति के तहत उसने एक पूरी रणनीति बनाई, किस तरह से हमको चुनाव कैंपेन करना है, कैसे लड़ना है, और वो उसकी बनाई हुई रणनीति जो है उसमें हम सफल भी हुए। 2012 में आप, जब मैं अभी रिसर्च कर रहा था आपके बारे में, तो पता चला 2012 में आप बसपा की टिकट से चुनाव लड़े थे, फिर उसके बाद आप जो है भाजपा में आए। तो मतलब विचारधारा में काफ़ी ज़मीन आसमान का फ़र्क है इसमें, तो मतलब भाजपा ही क्यों? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं जब 8 वर्ष का था तो मैंने पहली बार शाखा लगाई। मैंने पहली बार ध्वज प्रणाम किया। मेरे फादर भारतीय मजदूर संघ के
जनरल सेक्रेटरी थे। आरएसएस की? हाँ हाँ, आरएसएस की। और संघ से हमारा परिवार हमेशा जुड़ा रहा। 2005 में जब मैंने राजनीति शुरू करी तो मैंने उस समय भी भारतीय जनता पार्टी से ब्लॉक प्रमुखी का टिकट मांगा, लेकिन मुझे नहीं दिया गया। कई सारे कारण हैं। हमारे पीलीभीत की लोकल राजनीति एक बड़ा कारण थी। मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, इन्होंने बहुत गुंडागर्दी करने की कोशिश की, लेकिन मैं वहाँ चुनाव जीत के आया, 5 साल ब्लॉक प्रमुख रहा। 2007 में भी मैंने भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगा, लेकिन हमारे यहाँ उस समय एक एमपी हुआ करती थी, वो नहीं चाहती थी कि कोई नया लड़का, युवा और गरीब का लड़का जो काम करना चाहता वो आगे आए। उस समय उनकी चलती थी, तो 7 में भी टिकट नहीं मिला। 12 में मैंने फिर टिकट मांगा, तो 12 में भी उन्होंने मेरा टिकट कटवा दिया। तो मैंने सोचा कि इतनी मैं क्षेत्र में मेहनत करता हूँ, इतना सारा काम करता हूँ, क्यों ना मैं लड़ जाता हूँ और अपनी ताकत लड़ता हूँ, देखता हूँ कि क्या जो मैंने काम किया। तो 2012 के चुनाव में मैं इसमें थोड़ा सा बहन जी के बारे में भी बोलना चाहूँगा कि मैं एक ऐसा कैंडिडेट था कि जिससे टिकट के नाम पे 1 पैसा नहीं लिया गया, क्योंकि उस सीट पे कभी भी बीएसपी को 12-14 हज़ार से ऊपर वोट नहीं मिले। और जब मैं चुनाव लड़ा तो मुझको 59,000 वोट मिला और मैं 3600-3500 वोट के अंतर से चुनाव हार गया। उसके बाद उन लोगों को जब वोट दिखे तो वो लोग और चौकन्ने हुए। उन्होंने मैं उसने चुनाव के तुरंत बाद बीएसपी छोड़ दी थी और मैं घर बैठ गया था। फिर मैं बीजेपी में शामिल हुआ और संघ से तो मैं पहले ही से जुड़ा हुआ था। और फिर उसके बाद से मेरी यात्रा जो शुरू हुई, तो ईश्वर की कृपा है, चली रही, पार्टी का आशीर्वाद है। काम का आपने जिक्र किया, तो उसी काम से मैंने भी आपके बारे में कुछ एक नोटिस किया था। वो ये कि देश में ऐसे बहुत कम नेता हैं जो अपना फ़ोन स्वयं उठाते हैं, उनमें से एक आप भी हैं। नहीं, मैं तो कॉल बैक भी करता हूँ, कहीं मीटिंग में हूँ, अगर नहीं फ़ोन उठा पाऊँ तो कॉल बैक कर लेता तो हूँ। ये मतलब प्रेरणा कहाँ से आपको मिलती है? मतलब आजकल अगर देखें तो वो तो अपने प्रोटोकॉल में रहते हैं, तो आप इस प्रोटोकॉल का अवहेलना क्यों करते हैं? ये प्रोटोकॉल की अवहेलना नहीं है, ये कॉल्स उन लोगों के होते हैं कि जिनके वजह से हमारी पहचान है। तो उन कॉल को अटेंड करना, उनकी बात को सुनना, उनकी समस्या का निदान कराना, ये हमारी प्राथमिकता है। आपका शहर पीलीभीत, आपकी विधानसभा, वहाँ आप 2 बड़े प्रोजेक्ट लेकर आए, एक मेडिकल कॉलेज, दूसरा खमीर फैक्ट्री, और इसकी काफ़ी राजनीतिक हलकों में, समाज में काफ़ी सराहना भी हुई। तो भविष्य में अपनी जनता के लिए विकास कार्यों सम्मत ऐसी क्या योजनाएं हैं या क्या रोड मैप है जनता के लिए आगामी समय में? देखिए, मैंने वैभव जी गरीबी भी बहुत देखी जी। साधारण से परिवार का हूँ। मुझे पता है कि हमारे पीलीभीत में और उत्तर प्रदेश में खेती में बहुत लोग डिपेंड है, जो खेती करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। परिवार बढ़ रहे हैं, ज़मीनें कम होती जा रही हैं। सबको सरकारी नौकरी मिल जाए ऐसा संभव नहीं है। अब नौजवानों के लिए कुछ करना है, तो नौजवानों को हम पीलीभीत में ही रोजगार दें, इस पे मैंने काम शुरू किया। जो ज़मीन हमारा जहाँ हमने इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप किया है, वो 2200 एकड़ ज़मीन पे समाजवादी पार्टी की सरकार होती थी, तो समाजवादी पार्टी के विधायक रियाज साहब का कब्जा होता था, वो खेती कराते थे। और जब बीएसपी की सरकार थी तो बीएसपी में फूल बाबू खेती कराते थे। लेकिन जब हम जीत के आए तो हमने उस ज़मीन को खाली करा करके यूपीएसआईडीसी को दिया और वहाँ एक पार्क डेवलप किया। और जब पहला इन्वेस्टर समिट हुआ
उस इन्वेस्टर समिट में हमारे यहाँ 1200 करोड़ का निवेश हुआ जो धरातल पे आया, और उसके आने के बाद वहाँ एशिया का सबसे बड़ा ईस्ट का प्लांट लग करके तैयार हो गया जो चंद दिनों में प्रोडक्शन करना शुरू कर देगा। उससे भी लगभग मुझे लगता है कि 20 से 25 हज़ार लोगों को रोजगार मिलेगा। रही मेडिकल कॉलेज की बात, पीलीभीत से जितनी दूर लखनऊ है उतनी ही दूरी दिल्ली की है, और मध्यम वर्गीय परिवार हमारे यहाँ ज़्यादा हैं। एक व्यक्ति अगर भयंकर किसी बीमारी से ग्रस्त हो जाता है तो उस परिवार की एक पीढ़ी बिगड़ जाती है, पूरी सिस्टम बिगड़ जाता है। मेरे दिमाग में विचार आया कि क्यों ना यहाँ पे मेडिकल कॉलेज लेके आए। तो जब 18 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में स्वीकृत हुए थे, तब मैंने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय मैं योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करूँगा कि मैंने उनसे एक बार कहा और उन्होंने तुरंत ही मेरे उस निवेदन को स्वीकार करके पीलीभीत का मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किया। उसमें भी कुछ दिल्ली के लोगों ने, मैं नाम लेना नहीं चाहता, इतने रोड़े अटकाने का काम किया, लेकिन कहावत है कि इरादे नेक हो तो सपने भी साकार होते हैं। तो मेरा ये सपना था कि पीलीभीत में मेडिकल कॉलेज बने। फिर उसी के साथ साथ मैं एक दिन एक नर्सिंग कॉलेज में गया प्राइवेट। मैंने बेटी से पूछा कि कितनी फीस है। उसने कहा 4 से 5 लाख रुपए में नर्सिंग का कोर्स होता है पूरा। तो मेरे दिमाग में विचार आया कि मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मी बेटी अगर 2-3 बेटियां नर्सिंग का कोर्स करना चाहें तो प्राइवेट में नहीं कर सकती। मैंने यहाँ आकर के माननीय मुख्यमंत्री जी को बताया, डिप्टी सीएम आदरणीय पाठक जी को बताया, और उन्होंने मेरे सुझाव पर पीलीभीत को एक गवर्नमेंट का नर्सिंग कॉलेज भी दे दिया। अब हमारे यहाँ गवर्नमेंट का नर्सिंग कॉलेज हो गया। हमारे यहाँ क्रिटिकल केयर यूनिट अलग बन रही है। हमारे यहाँ पर इस समय 38 लोगों की डायलिसिस हो रही है। हमारे यहाँ डायलिसिस की यूनिट का भी काम शुरू हो गया। चिकित्सा के क्षेत्र में मैं कह सकता हूँ कि डबल इंजन सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, और डबल इंजन सरकार के काम का लाभ पीलीभीत जनपद को भी हुआ। ऐसे ही उद्योग के बारे में मैं बताना चाहूँगा। अभी एक इंडस्ट्री पाइपलाइन में है, वो भी बहुत जल्दी, आप विश्व की पहली बायोफ्यूल की रिफाइनरी हमारे पीलीभीत में 450 एकड़ में लगवाने की प्रक्रिया में है काम, वो भी लगेगी। उससे लगभग 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, किसान सहित। पराली की समस्या थी, वो पराली की समस्या भी उससे दूर होगी और किसानों को भी फायदा होगा। तो हम लोग काम कर रहे हैं और हमारा प्रयास है कि हम अच्छी एजुकेशन की व्यवस्था पीलीभीत में करें, उस पर भी हमने काम किया। कई सारे प्राइवेट कॉलेज को मैं लेके आया, डीपीएस नहीं था, डीपीएस को लेके आया, और कई सारे स्कूल्स में पीलीभीत में रिक्वेस्ट करके लेके आया। अभी पीलीभीत में एजुकेशन में और काम करना है, हेल्थ सेक्टर में भी और काम करना है, और रोजगार के लिए इंडस्ट्री सेक्टर में भी काम करना है। तो इन सब चीज़ों में जब हम काम करेंगे, सरकार ने बिजली व्यवस्था अच्छी करी दी, जहाँ तक के सड़कों का पूरा जाल पूरे उत्तर प्रदेश में आप लोग देखते हैं बिछा हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो सब डबल इंजन सरकार ने देने का काम किया, और हम लोगों के सब जिलों में हम लोगों का जो योजना है कि हर ज़िले में इंडस्ट्रियल पार्क हम लोग बना रहे हैं, और वहीं पे इन्वेस्टर को आ रहे हैं, और हम ज़िले के बेरोज़गार लोगों को उन्हीं के ज़िले में नौकरी रोज़गार देने से जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो ये है हमारी प्राथमिकता। क्योंकि आपने रोज़गार का इतना विस्तृत विवरण दिया कि हमारा अगला जो रोज़गार प्रश्न था वो लगभग ख़त्म हो गया। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश में अभी लगभग 120 से 123 चीनी मिलें हैं। तो और अभी जब हम इसके बारे में पढ़ रहे थे तो पता चला कि इस साल की शुरुआत में कुछ चीनी मिलें 70 से 75-77 के बीच चीनी मिलें बंद भी हुई हैं। उनके कारण जो भी रहे हों, तो इनके पुनः संचालन के लिए या फिर ये जो बंदी का दौर है चीनी मिलों का, इसे रोकने के लिए क्या प्रयास होंगे? आपके पास ये आंकड़ा कहाँ से आया कि 77 चीनी मिलें बंद हैं?
मीडिया रिपोर्ट्स। नहीं, इस समय उत्तर प्रदेश में 123 चीनी मिल चल रही हैं और 124वीं चीनी मिल ट्रायल हो रहा है जो चलने वाली है। सही आंकड़ा ये है, आप करंट का आंकड़ा निकलवाइए। ओके हाँ, क्योंकि ये 2025 की शुरुआत का आंकड़ा है। जो 77 फैक्ट्री आप बता रहे हैं जो बंद होंगी वो जिस समय फैक्ट्री चलने का टाइम होगा उस समय तक कुछ चल गई होंगी, कुछ बंद होंगी, तब का ये आंकड़ा होगा। लेकिन आज की तारीख में 123 फैक्ट्रियां चल रही हैं और 124वीं फैक्ट्री ट्रायल पे है, ट्रायल हो रहा है उसका। अच्छा, बीते कुछ सालों में ये ट्रेंड देखा गया है कि जो युवाओं की राजनीति के प्रति अभिरुचि है वो थोड़ा घटी है। और जब आप युवाओं का एक ट्रेंड देखते हैं स्पेशली सोशल मीडिया पर, तो ये ट्रेंड में भी ये बात साफ तौर पर देखी जाती है। तो युवाओं को खुद से जोड़ने के लिए और मुख्य धारा की राजनीति से जोड़ने के लिए आपकी तरफ से क्या प्रयास होंगे? देखिए, युवा इस देश का भविष्य है जी, और मुझे आपको ये बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि देश में सबसे ज़्यादा युवा उत्तर प्रदेश के अंदर है। युवा राजनीति से अपने आप को दूर नहीं कर रहा। परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में युवा अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। युवा फॉलो करता है आदरणीय मोदी जी को, युवा फॉलो करता है आदरणीय योगी जी को। तो कहाँ राजनीति से दूर हो रहा है? नए नए युवा राजनीति में आ रहे हैं। आज आप प्रधानी का चुनाव उठा के देख लीजिए, आपको 70% युवा प्रधानी के चुनाव लड़ रहा की तैयारी कर रहे होंगे। आप जिला पंचायत अध्यक्ष देख लीजिए, 75% युवा जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं। ब्लॉक प्रमुख देख लीजिए, ब्लॉक प्रमुख में हमारे यहाँ पीलीभीत में मैं कह सकता हूँ कि 80% ब्लॉक प्रमुख युवा हैं। और नगर निगम और नगर पालिकाएँ देख लीजिए, उसमें भी लगभग 70% युवा है। तो युवा कम कहाँ है? हम तो आपको भी युवा मानकर ही चल रहे हैं। मानकर नहीं, मैं युवा हूँ। लेकिन जैसे लखनऊ विश्वविद्यालय में चुनाव होता था, अभी वो बंद है, तो इसको लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे कि युवा के लिए वो भी एक छात्र संघ बहाली का एक मुद्दा था? देखिए, जो विद्यालय है वो शिक्षा का मंदिर है, उसको राजनीति का अखाड़ा नहीं बनना चाहिए। बट कई आपकी पार्टी के नेता हैं जो छात्र राजनीति से ही निकले हैं। नहीं, वो समाजवादी पार्टी की परंपरा रही होगी, उस समय उस परंपरा में वो चुनाव लड़े होंगे। और वो टाइम भी आपको याद होगा कि जहाँ जहाँ मैं किसी विश्वविद्यालय को इंगित नहीं कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ पे भी विश्वविद्यालय हुआ करते थे वहाँ गैंगवार भी खूब हुआ करती थी ना। तो अब तो सब खत्म हो गया। जो विद्या का मंदिर है उसमें लिखा होता है कि शिक्षार्थी आइए, सेवार्थी जाइए। तो वहाँ हमको सीखने के लिए जाना है, तो वहाँ सीखने के लिए सीखा और सीख के सेवा करने के भाव से हमको बाहर जाना है। एक सवाल और मैं जोड़ रहा हूँ। अभी जब हम लोग वार्ता हो रही थी शुरू में, तो आपकी एक बड़ी फुल फ्रेम की तस्वीर थी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ। तो और जब भी मैं भाजपा के नेताओं से मिलता हूँ तो मैं जिज्ञासावश ये प्रश्न जरूर पूछता हूँ कि जब आपकी उनसे मुलाकात हुई तब उन्होंने आपसे क्या कहा? तो जब आपकी मुलाकात हुई प्रधानमंत्री जी से तो उन्होंने आपसे क्या कहा और आपने भी उनसे क्या कहा? अब कुछ चीज़ें गुप्त रहने दीजिए। राज को राज रहने दो। नहीं, मतलब कुछ ऐसा संदेश हो उन्होंने दिया? इशारों को अगर समझो तो राज को राज रहने दो। योगी सरकार में एक जो बहुत अभी कॉमन चीज़ें देखी जा रही हैं कि नौकरशाही और जो है जनप्रतिनिधियों में थोड़ी अनबन है। तो इस चीज़ को क्या आपने भी फेस किया, और अगर किया तो फिर कैसे इसको टैकल करना चाहते हैं? देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि नौकरशाही और जनप्रतिनिधि में अनबन है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। नहीं, क्योंकि हमें अभी पता चला कि आप भी जो है कुछ अधिकारियों को डांट देते हैं और बड़ी तेजी से डांटते हैं। देखिए, उसे डांटना नहीं कहते, मैं डांटता नहीं हूँ, मैं सही को सही कहता हूँ। नियम और कानून के तहत जो काम होता है वो होना चाहिए, समय सीमा के अंदर होना चाहिए।
तो मैं ये टाइम जरूर बोल देता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि ये काम 24 घंटे के अंदर अंदर होना चाहिए, तो 24 घंटे के अंदर अंदर होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि इस काम को में 2-3 दिन लगने चाहिए, तो 3 दिन में ये काम खत्म होना चाहिए, तो 3 दिन में वो काम खत्म करना है। तो उस पर मैं कहता हूँ कि एक समय सीमा तय कर देता हूँ कि ये काम इतने दिन में, जैसी सरकार की मंशा है, सरकार की मंशा के अनुरूप उस समय सीमा के अंदर ये काम खत्म करना है। कोई सड़क बन रही है, अब उस सड़क का 6 महीने का टाइम है, तो उसे 6 महीने से पहले ख़त्म करना चाहिए, जिससे कि वहाँ के जो जनता है उसको भी लाभ हो, और जो व्यापार कर रहा है कम समय में अगर वो अपना काम ख़त्म करेगा उसको भी लाभ होगा, और क्वालिटी का काम होना चाहिए। ब्लॉक प्रमुख पद से लेकर मंत्री पद तक एक अच्छा भला कई दशकों का राजनीतिक करियर, तो ये जो राजनीतिक और निजी जीवन है इसके बीच का संतुलन कैसे बैठाते हैं? क्योंकि मैं एक और फूलपुर लोकसभा सीट के सांसद से मिला, तो मैंने उनसे भी ये प्रश्न किया कि अक्सर वो उन्होंने बताया भी कि जब कोई वो योजना बनाते हैं घर के लिए तो बाद में फिर वो कैंसिल ही हो जाती है। अभी आप किसी सफारी में भी गए थे, वो भी हमने देखा आपकी सोशल मीडिया से। देखिए, मैंने आपको शुरू में ही बताया, मेरा शरीर के खून का एक एक कतरा उन 4 लाख लोगों के लिए है जिनके वजह से आज मैं आप लोगों के साथ बैठा हूँ। मेरा सारा समय उनके लिए है और मेरा पूरा जीवन उनके लिए है। घर वाले नाराज नहीं होते जब समय नहीं दे पाते? वो भी तो घर वाले हैं जिनके लिए मैं काम कर रहा हूँ, वो कोई बाहर वाले थोड़ी हैं, वो भी तो घर वाले हैं। भाजपा की जो राजनीति है उसमें आम जो नेता हैं, अभी तक जितने भी नेता मैं देखते आ रहा हूँ, तो वो आम लोगों की पैरवी करने से डरते हैं। मुझे कुछ लोग ऐसे मिले कि जिन्होंने बताया कि आप बड़ी दमदारी से पैरवी कर देते हैं, तो ऐसा मतलब आपको डर नहीं लग रहा किसी चीज़ का? देखिए, मैंने भगवान के अलावा किसी से डरना नहीं सीखा। मैं भगवान से डरता हूँ, अपने से बड़ों का सम्मान करता हूँ, और भारतीय जनता पार्टी का कोई छोटा सा भी कार्यकर्ता है वो मेरे लिए देवतुल्य है। भारतीय जनता पार्टी का कोई मतदाता है वो मेरे लिए देवतुल्य है। मैं उसकी पूरी दमदारी के साथ जितना मुझे करना चाहिए उतनी मैं उसकी मदद करता हूँ, उसकी सिफारिश करता हूँ। क्योंकि आज हम जो जहाँ बैठे हैं ये हम पढ़ लिख करके नहीं बैठे हैं, ये उन्हीं करोड़ों कार्यकर्ताओं की मेहनत का प्रयास है जो हम आज देश में भी सरकार है हमारी, प्रदेश में भी सरकार है, तो मालिक वही हैं। क्या पैरवी करते टाइम आप कोई स्पेसिफिक चीज़ पर ध्यान देते हैं क्या? मतलब जैसे कि वो किस जात का है या किस समुदाय से है या किस? बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की ना कोई जाति है और ना कोई समुदाय। वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता है, वही उसकी जाति है। आपसे मुलाकात के पहले हमने आपकी तकरीबन सैकड़ों तस्वीरें देखी और मेरा ऐसा मानना है कि 80 से 85% में आप मुस्कुराते नज़र आए, हंसते मुस्कुराते नज़र आए। और अभी जिक्र भी हुआ कि मोहन यादव जी के साथ भी जब आप बैठे थे तो वो भी हंसते मुस्कुराते ही तस्वीर थी। तो ये मुस्कुराहट जो है ये राजनीतिक है या आपके व्यक्तित्व का हिस्सा है? ये तो मैं इस मुस्कुराहट के पीछे मैंने तो बड़ी पिटाई खाई है अपने पापा से। जब कभी कभी मैं छोटा था तो वो मुझे डांटते थे तो मैं मुस्कुराता था तो उनका गुस्सा और तेज़ी से बढ़ता था। तो ये तो मुझे भगवान ने पैदाइशी दी हुई है और मैं चाहता हूँ कि पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा देश ऐसे ही मुस्कुराता रहे। अब इस मुस्कुराहट के साथ साथ अपनी फिटनेस का भी राज बता दीजिए। जिस देश के प्रधानमंत्री इतने फिट हों। नहीं, मेरा कहने का मतलब आप कोई वर्कआउट रेगुलर कर रहे हैं? वो देखिए, मैंने कहा ना कि चाहे डॉक्टर हो, कोई ब्यूरोक्रेट हो, कोई पॉलिटिशियन हो, कोई इंजीनियर हो, कोई बैंकर हो, कोई मीडिया का बड़े पत्रकार हों, लोग उनको देख करके लोग सीख लेते हैं। तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया में सब सर्वमान्य नेता आदरणीय मोदी जी कितने फिट हैं आपने देखा। उनसे प्रेरणा लेकर के, उनको देख करके मैंने अपने दिनचर्या में बदलाव किया
और मैं प्रॉपर एक्सरसाइज करता हूँ फिट रहने के लिए, और मुझे फिट रहना बहुत पसंद है। और मैं चाहता भी हूँ, सभी युवाओं से भी कहना चाहूँगा कि सब लोग कम से कम अपने लिए 1 घंटा निकाल करके एक्सरसाइज ज़रूर करें। मोदी जी अपने वक्तव्य में कई बार जो है सूर्य नमस्कार का भी जिक्र करते हैं, तो क्या वो आप करते मैं हैं? करता हूँ, मैं तो यहीं आपके सामने भी सूर्य नमस्कार लगा के दिखा दूँगा। जाते जाते कोई ऐसा संदेश जो हमारे दर्शकों को, प्रदेश की जनता को और मुख्य रूप से युवाओं को आप अपनी तरफ से देना चाहेंगे? तो युवा साथियों से कहना चाहता हूँ कि एक असफलता या 2 असफलताएं आपका भाग्य नहीं तय कर सकती। जो कभी कभी कोई आदमी लेकर के चलता है कि मुझे MBBS में मेरा सिलेक्शन होना चाहिए, पहली प्रयास में नहीं होता, हताश हो जाता है। दूसरे प्रयास फिर तैयारी करता है, फिर नहीं होता है, फिर हताश हो जाता है। तो मैं तो ये कहता हूँ, जब तक आपने जो गोल अपने जीवन का बनाया है उस लक्ष्य तक ना पहुँच जाएं, तब तक अगर आपको कहीं असफलता मिलती है तो वो ये मान के चलिए कि वो हमारे जीवन में उससे हमने सीखा ही है। कोई चीज़ खराब नहीं जाती। दूसरे समय और संयम, इन दोनों के साथ चलना चाहिए, धैर्य के साथ चलना चाहिए। और नौजवानों से ये कहना चाहता हूँ कि कुछ भी असंभव नहीं है जीवन में, आप सब कुछ कर सकते हैं। बस अपने आसपास निगेटिविटी ना आने दो। जब आप अच्छा करने जाते हो तो 4 लोग कहते हैं कि अरे ये कैसे कहेगा, कुछ लोग निगेटिव चर्चा करते हैं, उनको छोड़ दीजिए। आपको जो करना है आप करिए, पूरी तन्मयता के साथ करिए, ईश्वर आपको परिणाम जरूर देगा। किसी शायर ने क्या खूब लिखा है कि ये ऐश और तरब के मत वाले बेकार की बातें करते हैं, ये ऐश और तरब के मत वाले बेकार की बातें करते हैं, पायल के गमों का इल्म नहीं और झंकार की बातें करते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार के चर्चित और युवा मंत्री, जिन्होंने बताया कि उनकी मुस्कुराहट का राज क्या है, जिन्होंने बताया कि उनके विधानसभा क्षेत्र में युवाओं के लिए रोज़गार का मॉड्यूल क्या है, जिन्होंने बताया कि राजनीतिक और निजी जीवन के बीच उनका संतुलन कैसे बनता है, और तमाम देशज, समसामयिक और सियासी मुद्दों पर बड़ी ईमानदारी से और बड़े ही साफगोई के साथ अपना मत रखा। तो इस उम्मीद, इस अभिलाषा के साथ इस वार्ता को विराम देते हैं। मिलेंगे किसी अगली वार्ता में, तब तक के लिए धन्यवाद।